हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग ये बात जानते हो कि आज हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में आज 7 नंबर की सीरीज हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताऊं आप सभी को, इसमें आपको मिल क्या रहा है। सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि एक पूरा का पूरा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सवाल आपको मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। आप सेशन से भी अटेंड होकर इसको काम कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं सवालों को करने के लिए, तो आप ना ये सेशन पूरा देख जाया करो। इसके बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको सेम कंटेंट यानी कि सेम जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है। वहां से वो चीजें डाउनलोड करो, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, आप ये कर सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो कि पहले पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करो। फिर कोई चीज अगर नहीं आ रही समझ में तो मेरे भाई फिर उसके बाद सेशन देखो। दो काम है आपके सामने, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। और दोनों में से अगर कोई भी करेंगे तो फायदा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो यकीन मानो मेरे भाई, मैं कितना भी पढ़ाता जाऊं, कितना भी आपको प्रैक्टिस दे दूं, कितना भी कुछ भी प्रोवाइड करा दूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है ना। जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि भाई 48 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। मेरे दोस्त आपसे कह रहा है कि इसके धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। पहले एक काम करो, इसके प्राइम फैक्टर करो। क्या करो भाई? प्राइम फैक्टर करो। क्या करो? प्राइम फैक्टर। इसके अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 48 के प्राइम फैक्टर होते हैं भाई साहब 12 चौके 48, या बोलो कि 16 तिया 48। क्या होंगे भाई? 16 तिया 48। आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसके लिख सकते हो 4 2 पे पावर 4 गुणा 3 पे पावर 1। अगर मुझे इसके गुणनखंड चाहिए कि कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड गुणनखंड है, कितने गुणनखंड हैं, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो मेरे भाई जो ये पावर लिखी है ना, ये 4, इसमें एक जोड़ दो। क्या कर दो सर? एक जोड़ दो। जोड़ दिया। फिर ये पावर है सर, इस पावर में भी एक जोड़ दो, और क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। तो 5 दूना कितना होगा मेरे भाई? 10। यानी कुल मिला के इसके 10 गुणनखंड बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? 10 गुणनखंड। आप करके देख लेना, 10 ही बनेंगे, 10 से ज्यादा नहीं बनेंगे। और ये एक तरीका भी होता है लगाने का। ठीक है ना। देखो अगला सवाल। देखो भाई, ऐसे सवाल मैं कई बार करवा चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसके बाद गारंटी कोई लेने वाला ही नहीं है तुम्हारा। नहीं समझ में आ रहा है, कह रहा देखो 105 से 205 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हैं। मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, अगर तुम्हारे समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। मैं देखता रहता हूं, भले वीडियो रिकॉर्डेड होती है लेकिन मैं देखता रहता हूं कि 105 के बाद ऐसा कौन सा पहला नंबर होगा जो 9 से डिवाइड होगा। तो आप समझते हो सर 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। यदि मैं लिख भी दे रहा हूं, यदि दिए हुए नंबर के अंकों का योग, भाई साहब किसका? अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, तो पूरा नंबर 9 से विभाज्य है। ठीक है भाई। तो अब अगर आपने ये बता दिया है तो मेरे लिए जानना आसान हो गया कि अगर 5 की जगह मैं 6 रख दूं तो 6 और 1 7, 7 रख दूं तो 7 और 1 8, 8 रख दूं तो 8 और 1 9, और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि पहला जो नंबर मिलेगा 108 ही मिलेगा जो मुझे 9 से डिवाइड होने वाले मिलेगा। ऐसे काम यहां भी कर लो। तो अब यहां पे घटाते जाओ। सर यहां पे अगर मैं घटाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि 199 अगर लूं तो भी नहीं सर, 198 कट जाएगा, 198 कट जाएगा। ठीक है। अगर आपको n चाहिए तो सिंपल सी बात है कि 198 माइनस 108 बटा आपको 9 करना पड़ेगा,
और प्लस का 1 करना पड़ेगा। ये कैसे, लास्ट वाला नंबर माइनस पहला वाला नंबर बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। कॉमन डिफरेंस मतलब अगला जो नंबर आएगा उसके बीच भी 9 का डिफरेंस होगा, ठीक है ना, या 9 सीधे वो वाला नंबर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो मतलब आई मीन घटाओगे तो 90 आएगा। 9 दाएं 90 और प्लस का 1 10 और 11। ये आपके सवाल का उत्तर होता है ना। अगला नेक्स्ट, एक संख्या कह रहा है 41 से जितनी बड़ी है उतनी ही 83 से छोटी है। तो एक संख्या कोई है भाई साहब, कह रहा है 41 से जितनी बड़ी है, तो अगर माइनस 41 करोगे तो इससे इनके बीच का डिफरेंस मिलेगा, मतलब ये x इससे जितना बड़ा होगा उतने की वैल्यू मिलेगी। फिर कह रहा उतना ही छोटा है वो 83 से है, तो 83 माइनस एक्स कर दोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि जितना ये इससे बड़ा होगा उतना ही, मतलब x से ये जितना बड़ा होगा उतना निकल के आएगा, और x से जितना इससे छोटा होगा उसका उतना निकल के आएगा। दोनों बराबर, दोनों को बराबर कर दिया। तो अब यहाँ लिख लो 2x, इन दोनों को जोड़ लो, तो यहाँ हो गया 4 8 4 12, 2 से काटोगे भाई सब 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 62, x की वैल्यू हो जाएगी 62, x की वैल्यू 62, ठीक है। अगला n एक संख्या है जो 20 से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। यदि n+2 n+9 को 20 से विभाजित किया जाता है तो क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर ये 20 से विभाजित है तो हमें कुछ नहीं देखना था, तो ये वाली चीज देखनी थी, 20 से विभाजित है, इसका मतलब ये कि n तो 20 से विभाजित है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन n+2, तो +2 को अलग से विभाजित कर लो, तो 20 से +2 को डिवाइड करोगे तो ये तो 2 ही आएगा, और 9 को डिवाइड करोगे सर ये 9 ही आएगा। कितना आएगा सर, ये 9 ही आएगा। अब कह रहा है बीच में तो मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो 9 दूना भाई 18। अच्छा 18 क्या 20 से छोटा है सर, बिल्कुल छोटा है, इसका मतलब 18 ही मेरा उत्तर है। लेकिन कहीं अगर 18 मेरा 20 से बड़ा आता तो एक बार फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ता, समझ रहे हो। अगली स्टोरी देखो, यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ चीजें भाई सब छोड़ दी गई हैं, उसको मैं लिख देता हूं, या सवाल ही मैं दोबारा लिख देता हूं। देखो भाई इस सवाल को आप देख लेना, मैं सवाल को दोबारा लिख देता हूं। ये सवाल कुछ ऐसा है कि 2.3 का क्यूब प्लस 1.7 का क्यूब डिवाइड करना है आपको, इससे डिवाइड करना है आपको, इससे किससे भाई, 2.3 का स्क्वायर माइनस 1. अरे माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा, प्लस, अरे दोस्त सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये होगा 2.3 प्लस 1.7, अगले ब्रैकेट में होगा 2.3 का स्क्वायर, अरे ये नहीं था, क्या मैंने कर दिया, मैं बड़ा पगला हूं 2.3 का स्क्वायर प्लस 1.7 का स्क्वायर, और माइनस का होगा 2.3 इंटू 1.7। ये आपका सवाल होगा, और अगर ये सवाल होगा, क्योंकि यही सवाल, ये ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है, तो आप सिंपल सा चीज करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, और यही आपका उत्तर ही है, यही सवाल भी है, पता नहीं उसने क्या लिख दिया है। अगला देखो, कह रहा है MNP किसी काम को 50,000 में करने का ठेका लेते हैं, MN मिलकर 7 काम कर जाते हैं, अगर टोटल काम 10 हो तो M और प्लस N ये मिलके भाई सब 7 काम कर गए, तो इसका मतलब P ने बाकी का बच्चा 3 काम किया। कह रहा है कि 10 के हिसाब से अगर ये बटेगा तो कुल मिला के 5001 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो 3000 सॉरी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, इतनी, यानी 5 3 15, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15। अगला कह रहा है कि DEF एक टंकी क्रम से 100 120 150 घंटे में भर सकते हैं, मिनट में भर सकते हैं, कहता है कितने देर में टंकी भर जाएगी और तीनों एक साथ खोलते हैं। तो मेरे दोस्तों हमें करना ये था ना कि इन सभी का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो समझते हो, अगर मुझे देखो ये भड़काने के लिए दिया हुआ है, अब निकालो आप एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो सर एलसीएम आएगा 60, तो जहां 60 लिखा ना वो एक जीरो और लगा दो, 600 कर दो, क्या ही दिक्कत है। अब ये तो ठीक है, लेकिन जो मेरा इफिशियंसी आएगा वो वैसे ही आएगा, जैसे आप 10 से डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड करोगे तो भाई साहब आएगा ये 6 प्लस 15 से 12 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, देखो 6 4 10 5 15, 15 चौके 60, यानी कि 40 मिनट। कितना आ रहा है, 40 मिनट तो आ रहा है। अगर टंकी को एक साथ ही खोल दिया जाएगा तो 40 मिनट टंकी कंप्लीट कर जाएगी। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि भाई कोण का अनुपात ये है, कहता सबसे छोटे कोण का मान बताओ। देखो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई आपके पास ट्रायंगल है, मैं कह रहा हूं ये वाला 2x है, ये वाला 5x है, और ये वाला क्या है 3x है,
तो तीनों कोणों का योग लिख लो। तो भैया 2x प्लस 3x प्लस 5x। सर तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 के। 5 5 10 होगा, 10x दैट इज इक्वल टू 180 के। 10 से ये गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 18 की। किसके हो जाएगी? 18 की। किसके? 18 की। बात आ रही समझ में? तो कह रहा सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटा रेशियो यही है, तो यही सबसे छोटे कोण का मान बताएगा। x की वैल्यू आ रही है भाई साहब 18, तो 2 गुणा x मतलब 18, तो 18 दूना भाई साहब होगा 36 डिग्री के। किसके आएगा? 36 डिग्री के। किसके? 36 डिग्री के। किसके भाई? 36 डिग्री के। ठीक है, अगला नेक्स्ट कह रहा एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, 40% अधिक अंकित मूल्य वाली गेंदों पर 25% का छूट देता है। अच्छा जी, यानी 100 की चीज थी भाई साहब, उसने क्या किया है? 140 अंकित कर दिया है, फिर 25% का डिस्काउंट देता है। भाई 25% का डिस्काउंट का मतलब 1/4 होता है, या ऐसे लिख लो इसको 3/4 कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 4 5 20, 35 हो गया, और 35 3 भाई साहब होता है 105 के। यानी कि 100 की चीज को अगर 105 में बेचा गया है तो सिंपल सी बात है 5% का लाभ है। कहता गजेंद्र ने क्या किया है? 630 रुपए में गेंद खरीदी है, यानी कि इसकी अगर वैल्यू मैं 630 ले लूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6.3 के। किसकी आएगी? 6.3 के। किसकी आएगी सर? 6.3 के। अच्छा ये खरीदा है, मेरा दिमाग उल्टा हो जा रहा है, ये गड़बड़ मैंने कर दिया है यहाँ पे। कह रहा है खरीदा, खरीदने का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इसको रिप्रेजेंट करेगा ना, 630 को। यहां से मैं अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 21 पंजे 105 होता है, और 21 तिया होता है 63 30 के। 1 यूनिट की यहां से वैल्यू आएगी भाई 6 के। 1 यूनिट की वैल्यू 6 के आ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू 6 के है तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600 के। और 100 को ही तो हमने क्रय मूल्य माना था, 100 को ही तो हमने क्या माना था? क्रय मूल्य। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600 की। अगला सवाल देखो, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 76% है, अंकित मूल्य पर 43% की छूट देने के पश्चात हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ये कुछ ऐसा सवाल है। कह रहा भाई अंकित मूल्य का 46% है, तो अगर 100 मेरा अंकित मूल्य हो तो 76 मेरा क्या होगा? सीपी होगा। अब कहता भाई साहब 43 की छूट देने के बाद मैंने इसको बेचा कितने में? 57 रुपए में। ये आपका विक्रय मूल्य आया, तो कितनी हानि होगी बस ये बताना है आपको। तो हानि जरा देख लो कि 6 यहां है 3 यहां है, तो कुल मिला के 9 हुआ, और 10 और ले लो, कुल 19। 19 का हानि हो रहा है किस पे? 76 पे। 19 चौके 76, 1/4, 25% आपके सवाल का उत्तर है। हाँ है ना? अगला देखो नेक्स्ट। कह रहा भाई 960 रुपए हैं, MNO में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि M प्लस N को हिस्से का 3/9 हिस्सा मिलता है। ठीक है, कह रहा O को M के हिस्से का 4/7 हिस्सा। सुनो जरा ध्यान से, आप M N और O के हिस्से का रेशियो ले लो। कैसे लोगे? सुनना ध्यान। M को N के हिस्से का 3/9 भाग, N के हिस्से का, तो सिंपल सी बात है, अगर N का हिस्सा मैं 9 ले लूं तो इसका 3/9 मिलेगा, यानी कि 3 M की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है आपसे कि M को O को M के हिस्से का 4/7 हिस्सा, तो M को अगर मैं ले लूं भाई साहब 7, तो O की वैल्यू हो जाएगी 4 के। ये ऐसा सवाल ने बोला है। ठीक है, अब आप जानते हो अगर रेशियो निकालना है तो यहां पे 7 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे 3 का कर दो। 7 का इसमें किया तो 7 का इसमें भी करना पड़ेगा, और 3 का इसमें किया तो 3 का इसमें भी करना पड़ेगा। 7 या 21 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। है ठीक तो है? ठीक है बाबू। ठीक है, अब 14 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 7 21, 21 3 63, 3 चौके 12 के। ये एग्जैक्ट रेशियो है।
मैं बोलूँ अगर एग्जैक्ट रेशियो है तो इसी अनुपात में तो डिवाइड किया गया इसको, सभी को जोड़ लो। 25 और 7 कितना होता है भाई 32। कहता 32 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 960 को, है ना। 32 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 960 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई सर, आएगी 30 के। किसकी आएगी 30 के। अब आपको कह रहा है ओ का हिस्सा, भाई ओ का हिस्सा 4 है तो 3 चौक के 12 120 हो जाएगा ना, खत्म। कह रहा है एक व्यक्ति किस अनुपात में 13 रुपया 40 पैसा प्रति किलो चावल वाली को 17 रुपया 70 पैसा चीनी के साथ मिलाए ताकि मिश्रण की कॉस्टिंग इतने रुपया हो जाए। तो मेरे दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं था, एलिगेशन लगा देना था सीधे सीधे। 13 रुपया 40 पैसा ऐसे लिख लो, यहाँ पे 17 रुपया 70 पैसा यहां लिख लो, 15 रुपया 20 पैसा यहां लिख लो। इन दोनों का क्या कर लो, एलिगेशन ले लो। तो भाई मेरे एलिगेशन लेना बड़ा आसान है, आप समझते हो कि जब घटाओगे तो आएगा यहाँ 50, इन दोनों घटाओगे आएगा 50, यहां आ जाएगा 2 यानी 2.5। और जब इन दोनों को घटाओगे तो यहां हो जाएगा 120, 120 में से 40 गया तो आएगा 60, यहां हो गया 14, 1.60। आप समझते हो डेसिमल से डेसिमल गया, 0 से 0 गया, ये 25 अनुपात 16 के होगा आपका राइट आंसर। 8 4 12 नहीं 16 नहीं होगा 8 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो गड़बड़ मैंने लिख दिया, 25 अनुपात 18, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि 10 संख्याओं का भाई साहब औसत कितना है, ये है। कहता है एक संख्या 3 को भी हटाया जाता है तो नया औसत बताओ क्या होगा, ठीक है। तो भाई कह रहा 16 संख्याएं हैं, ठीक है, और एक संख्या को हटाया जाता है वो कितना है 3 है, और 16 संख्याओं का औसत, अरे भैया भाई 15 संख्याएं हैं, 15 और कुल मिला के 16। मैंने कहा कि संख्याओं जो संख्याएं बची हैं अब और जो संख्या मैंने हटाया है उसका अनुपात कितना है 15:1। 15 संख्याओं का अनुपात आपको बताना है, मतलब औसत बताना है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो टोटल संख्याओं का औसत है वो 10.5। अब बोलोगे सर ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब इसको मैं घटाऊंगा तो आएगा ये 7.5 के। अच्छा 15 बराबर 7.5 के, तो 1 बराबर 15 25 75 यानी कि 0.5 के। 1 बराबर आएगा सर 0.5 के। अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो एक जस्ट जोड़ दो तो ये हो जाएगा 11 के। किसका हो जाएगा 11 के। 11 मेरे सवाल का उत्तर है। एलिगेशन आप सभी लोग लेना जानते हो, नहीं लेना जानते हो तो डिस्क्रिप्टिव क्लास जरूर देखना। आज थोड़ा सा मेरा मन पता नहीं क्यों उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, मतलब आई मीन थोड़ा सा टायर्डनेस लग रही है। 75 मीटर कपड़ा है, इसको 15 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भाई अगर हानि होगी तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ क्रय मूल्य ना दिया होता ना तब आंसर कुछ और होता। हमें कुछ नहीं, बस ये कर देना 25 15 25 75 तो 20% मेरे सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं। 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं। कह रहा है 1 रुपए में कितने की दर से केले बेचे जाए ताकि 33 लाभ हो। तो ये भाई हो जाएगा 1/3, ठीक है, समझ रहे हो। कह रहा भाई ऐसा है कि 1 रुपए में कितने केले, 4 केले, या ऐसे बोल दो, इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि 4 केले बेचे जा रहे हैं भाई साहब कितने में, 1 रुपए में। कितने, 1 रुपए में। समझ रहे हो का। तो भाई मेरे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको 33 से 1/3% का लाभ हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि भैया एक वाली चीज को अगर मैं 33 से 1/3% का लाभ होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई यहां मुझे दिख रहा है क्रय मूल्य तो मेरा क्या है 3 है, और यहां क्रय मूल्य 1 रुपया दिख रहा है, ठीक है ना, ये बात समझ में। तो एक काम करो, पहले क्रय मूल्य को ही चेंज करो, क्रय मूल्य को चेंज करो। तो क्रय मूल्य को अगर मैंने यहां 3 किया तो दोस्त, तो डेफिनेटली मैंने 3 का गुणा किया है तो यहां भी 3 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 के, यानी 12 केले को इसका मतलब 3 रुपए में खरीद रहे। और मुझे 1 का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 3 को चीज को 1 का प्रॉफिट लेने के बाद मैं 4 में ही बेचूंगा। कितने बेचूंगा भाई, 4 में बेचूंगा। कितने में, 4 में। और 12 केले को ही मैंने कितने बेच दिया, 4 में, ठीक है। तो अब आप निकाल लो कि 1 रुपए में कितने केले आपने बेचे। सर 1 रुपए में मैं 3 केला बेच रहा हूं। कितना केला, 3 केला, कहानी खत्म। 1 रुपए में 3 केले, ठीक। नेक्स्ट, अगर आप कुछ और से करना चाहते तो और से कर लेना, ठीक है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसमें 30% घटाया भी जाता है। कहता बताओ परिवर्तन क्या हुआ। मेरे भाई आप एक काम कर लो, x + y + xy बटा 100 के साथ आप टैली कर लो, मतलब टाइप कर लो, लग जाएगा। पहले बढ़ाया जाता तो इसको प्लस लिख लेना, घटाया जाता तो माइनस लिख लेना। अच्छा जी,
और दोनों किया जा रहा है तो माइनस ही आएगा, 2 3 6। इन सभी को आप सॉल्व कर लोगे तो 16% की कमी आएगी। ये माइनस का 16% आएगा और माइनस का 16% रिप्रेजेंट कर रहा है कमी को। ठीक है जी, अगला नेक्स्ट उत्तर। कहता दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35 और 20% कम है। तीसरी संख्या अगर मैंने 100 ले लिया है तो दो संख्याएं, एक तो 65 होगा क्योंकि ये 35% कम है, और दूसरा 80 होगा। सवाल पूछा है कि पहली संख्या दूसरे से कितना परसेंट कम है। पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट कम है, तो भाई मेरे ये 15 कम है, कुल मिला के यहाँ पे 80 दिया हुआ है, तो 5 से काटूंगा तो 5 बट्ठे 16 25 80, या गुड़ा 100 कर लो यार, थोड़ा सा मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों आज। 15 बटा 80 गुड़ा 100, तो 20 चौका 80 हो जाएगा और 20 पंजा 100, 15 25 75 हो गया। 75 बटा कितना हो जाएगा 4 के, 4 से काटोगे 4, एक कम 4 हो गया, 18 चौके 72.75। ठीक है, ठीक है क्या। अगला कह रहा है एक धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है। कह रहा है एक नाव 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अपनी आरंभिक दूरी से 12 घंटे में वापस आ जाती है, यानी जाने आने में कितना टाइम लग रहा है 12 घंटे। कह रहा है बताओ शांत जल में नाव की चाल बतानी है आपको। शांत जल में नाव की चाल, मैंने ये बोला भाई कि अगर धारा की चाल दी हुई है, ठीक है, अगर धारा की चाल दी हुई है तो मैंने कहा कि भाई नाव की चाल अगर y हो, सॉरी अगर x हो, नाव की चाल क्या हो अगर x हो, और धारा की चाल क्या मेरे भाई 2 है, तो अपेक्षिक चाल एक बार हो जाएगा x माइनस वाई और एक बार अपेक्षिक चाल x प्लस वाई हो जाएगा। देखो x माइनस वाई तब होगा जब वो धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, और x प्लस वाई होगा जब वो धारा की दिशा में जाएगा। कहता है कि आरंभिक बिंदु से एक नाव 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर वापस भी आती है, तो 32 दूना कितना चल गया 64 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बराबर होता है ये S1 S2, यानी कि S ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। तो मेरे दोस्तों इन दोनों में कितने का डिफरेंस है आपको दिख रहा है 4 का, और गुणा 12, मतलब जो टोटल टाइम लगा 4 3 या 12 हो जाएगा 3। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये 3 हो गया। तो आपको x की वैल्यू निकालनी मेरे भाई, x की वैल्यू उसमें से कुछ भी रख देना, अब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बस 4 3 या 12 हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया है कहानी। ठीक है, करना इसको, ठीक है ना, इसको करना आप। 12 घंटे हैं किलोमीटर में, सब तो सही है, इसको करना जरा, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं, इसको कर लेना। किसी नाव की गति, या सवाल में कुछ दिक्कत लग सकती है मुझे। किसी नाव की गति धारा की अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर पर घंटा चलती है तथा धारा की दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा जाती है। कह रहा है कि धारा की प्रतिक्रिया 80 किलोमीटर दुनिया भर की चीजें दी है। ठीक है ना भाई, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, मेरा सवाल कराने का मन नहीं कर रहा, ये होमवर्क है, तुम होमवर्क लिख लो, ठीक है। और ये भी तुम्हारा होमवर्क है मेरे भाई, ये भी तुम होमवर्क लिख लो। मैं ये 2 सवाल तुम्हें होमवर्क देके जा रहा हूँ, 2 सवाल होमवर्क में लेके आना करके। आई बात समझ में। देखो भाई 2 चीजें हैं, अगर आप करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। घाटा किसका होगा, तुम्हारा होगा, क्योंकि तभी तुम्हें पता ही नहीं है ना कि तुम किस लेवल पे हो। और अगर सवाल को ऐसे इग्नोर करते जाओगे, ऐसे ही इग्नोर करते जाओगे, ऐसे इग्नोर करते जाओगे, तो तुम्हें पता ही है कि ना तुम कभी इंप्रूव कर पाओगे, ना तुमसे कभी एग्जाम निकलेगा। इंप्रूव करना है तो लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।